हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इनसाइड ग्लोबल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आज हम लोग क्लास 10th में जो है बायोलॉजी के एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, उनके पीवाईक्यूज करेंगे, उनके जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या हमें बेहतरीन तरीके से पढ़ कर एग्जाम को क्लियर करना है और मैक्सिमम नंबर प्राप्त करना है। तो देखिए, पहले शुरुआत करते हैं तो हम लोग पहले देखते हैं कि आखिर क्लास 10th बायोलॉजी के सिलेबस में आखिर है क्या। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, है ना, ये सारे फिजियोलॉजी के बारे में। दूसरा चैप्टर देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें नर्वस सिस्टम को देखेंगे, ब्रेन को देखेंगे, है ना, हार्मोन्स को देखेंगे, प्लांट हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स सेपरेटली देखेंगे। और अगला चैप्टर है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी इसमें हम प्लांट रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। इसमें हम प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। और एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी देखेंगे और अन एनिमल में भी रिप्रोडक्शन को देखेंगे। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये चैप्टर दो पार्ट में बटा हुआ गया है। एक हम लोग हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें मेंडल्स के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, इससे जो बेस्ड है मेंडल्स के लॉ यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, इन सबको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे आवर एनवायरमेंट, यानी कि इसमें हम पॉल्यूशन वगैरह के बारे में देखेंगे, इकोसिस्टम देखेंगे, इकोलॉजी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ये इतने चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं। इसमें कुछ चैप्टर जो आपको बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ने हैं, लेकिन पहले हम सारे चैप्टर को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्लियर कर देंगे कि ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। लेकिन पहले अपने नॉलेज के लिए, नॉलेज को बूस्ट करने के लिए पहले हम सारे चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग लाइफ प्रोसेस को देखते हैं। लाइफ प्रोसेसेस, जैसा कि हमने कहा कि हमारा पहला चैप्टर क्या होगा, लाइफ प्रोसेसेस होगा। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है, मतलब लाइफ में जो प्रोसेस हो रहे हैं, क्या प्रोसेस हो रहे हैं, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, है ना, प्लांट की बात करें ट्रांसपायरेशन, है ना, इसके अलावा जो है फोटोसिंथेसिस, ये सभी जो है लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत आता है, सभी में इंक्लूड है ये। तो अगर हम देखें तो लिखा हुआ है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जो एनिमल है वो अपने लाइफ में जो 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 चीज परफॉर्म करता है अपने को मेंटेन करने के लिए, उन्हीं को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड किया गया है, लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूड्स, लाइफ प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड किया गया है तो देखते हैं। इसमें इंक्लूड किया गया है पहला जो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन यानी कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बक्कल कैविटी से लेकर के फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमच, है ना, डिओडेनम, इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन। बक्कल कैविटी में हम लोग देखेंगे टीथ, सलाइवा, माउथ के अंदर जो है टीथ को देखेंगे, पैलेट को देखेंगे, टीथ के फार्मूला को देखेंगे, उनसे निकलने वाले टाइनी, लाइसोजाइम के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग लीवर के अंतर्गत हम लोग बाइल को पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग डाइजेस्ट सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे, कैसे डाइजेशन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग हमारा सेकेंड टॉपिक आएगा, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में हम लोग प्लांट रिस्पायरेशन और एनिमल रिस्पायरेशन दोनों पढ़ेंगे। प्लांट में रिस्पायरेशन किस तरह से होता है, बोलेंगे बाय द प्रोसेस द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, और एनिमल में रिस्पायरेशन कैसे होता है, लंग्स से। यहाँ हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें ट्रेकिया पढ़ेंगे, एल्वियोलाई पढ़ेंगे, है ना, जो यूनिट है लंग्स की उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट या इसको हम कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहिए, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, आर्टरी के बारे में, वेन्स के बारे में, कैपिलरीज के बारे में, ब्लड किस तरह से होता है, उनके कितने कंपोनेंट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन के बारे में देखेंगे, है ना, मैक्रोफेजेज के बारे में देखेंगे। होम इसमें जो है हम लोग मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इन सबको हम लोग कवर करेंगे। हार्ट किस तरह से पंप करता है, हार्ट बीट क्या होता है ना, इसमें जो है पल्स रेट क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है ना। इसमें हम लोग ईसीजी के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये सब चीजें हम लोग कवर करेंगे। हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है,
है ना, एसए नोड क्या होता है, पेस मेकर क्या होता है, पेस सेटर क्या होता है, एवी नोड क्या होता है, एवी बंडल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आएगा, इसमें टॉपिक आएगा एक्सक्रीशन। इसमें हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, यानी वेस्टेज को शरीर से बाहर निकालना जो प्रोसेस कहलाती है वो एक्सक्रीशन कहलाती है। तो एक्सक्रीशन हम लोग इसमें हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी की स्ट्रक्चरल जो यूनिट है वो नेफ्रॉन है, जो फंक्शन यूनिट है वो भी नेफ्रॉन है। तो हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो हम एक नेफ्रॉन को बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि नेफ्रॉन जो है किस तरीके से जो है ब्लड से यूरिन को यानी यूरिया को फिल्टर कर रहा है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे किस तरीके से एक्सक्रीशन की ओरिजिन हुई, हम लोग में नेफ्रॉन किस तरह से काम करता है, कैसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है, कैसे सिक्रीशन होता है, कैसे एक्सक्रीशन होता है। इसे हम लोग कलेक्टिव डक्ट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से यूरिन वहां पे, इसमें बोमन्स कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे, ये देखेंगे। आगे सर्कुलेटरी हार्ट जो ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है, इसमें हम लोग कवर करेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी इसमें हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन एंड नर्व सेल जिसको बोलते हैं, नर्व सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि न्यूरॉन के जो है 3 पार्ट हैं, एक्सॉन, साइटॉन, डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन का अगला पार्ट है डेंड्राइट। इसमें हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, है ना, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ कवर करेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्लांट हार्मोन्स में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, टाउमेटिन, ना फ्लोरिजन, ये सब हम लोग प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ेंगे। और एनिमल अगर हार्मोन्स की बात करें हम लोग पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाले पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन्स, एड्रिनलिन हार्मोन्स, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले 10 हार्मोन्स, एफएसएच, एलएच, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वैसे प्रोसीन, एडीएच को बोलते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। इसके बारे में थाइमस ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। गोनेट से निकलने वाला हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, है ना, ऑक्सीटोसिन, ये सब हार्मोन्स को हम लोग यहाँ पे करेंगे। फिर हम लोग प्लांट में कुछ मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जैसा हमने बताया रिप्रोडक्शन में प्लांट रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोडक्शन में हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है, जिसमें कि हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस में हम लोग वास डिफरेंस, वास डिफरेंटिया, है ना, एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, यूरेथ्रा, यूनिब्लडर, ये सब चीजों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग इसी में कवर करेंगे फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें देखेंगे कि थैलाकोइड है, थैलाकोइड के समूह को ग्रेनम बोलते हैं। ग्रेनम पे जो है क्वांटासोम पाए जाते हैं, उस क्वांटासोम पे क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, ये चीज देखेंगे। और इसमें देखेंगे हम लोग फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, प्लाज्मा रिएक्शन क्या होता है, ये सब देखेंगे हम लोग। और इसमें हम ट्रांसपायरेशन देखेंगे। इसमें स्पेशली हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे किस तरह स्टोमेटा ओपन होते हैं, किस तरह स्टोमेटा क्लोज होते हैं। इसमें हम सोडियम पोटेशियम पंप देखेंगे, किस तरीके से स्टोमेटा ओपन होगा, क्लोज होगा, इन सबको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यानी कुल मिला के देखें तो जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको एनर्जी चाहिए तो वो क्या करेगा, वो रिस्पायरेशन करेगा। इसके अलावा जितने भी कार्य वो करेगा, जितने भी फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, और तब जाके वो अपना लाइफ प्रोसेस जो है परफॉर्म कर पाएगा। इसे लिखा हुआ है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी, यानी एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, एटीपी के रूप में चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में चाहिए। और जब ये एनर्जी लॉस होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी कि एटीपी क्या है, एक तरीके से करेंसी है एनर्जी का, जो कि रिस्पायरेशन से और कुछ फोटोसिंथेसिस से प्राप्त होगा, मिलेगा। चाहे प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, एनिमल में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो रिस्पायरेशन से पूरी एटीपी मिलेगी। तो हम ये भी जानते हैं कि टोटल 38 एटीपी या 36 एटीपी बनता है। कब 38 एटीपी बनता है, कब 36 बनता है, यानी 36 बनता है, इसको हम लोग देखेंगे कि कब 36 बनता है, कब 38 एटीपी बनता है। इसमें आगे देखेंगे लिखा हुआ है फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल, यानी जो भोजन है वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और प्रोवाइड क्या करता है, एनर्जी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जो है ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे भोजन से। और भोजन क्या है, हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। तो यानी कि हर हाल में अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल को हम अपने बोलचाल की भाषा में ग्लूकोज बोलते हैं।
ये ग्लूकोज जब माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर और क्रिस्टी पे पाए जाने वाले ऑक्सीसोम पे पहुंचता है तो ऑक्सीजन की हेल्प से वहां पे वो एटीपी बनाता है, जिसको हम कहते हैं कि एनर्जी हमें कहां से मिली, एटीपी से मिली। कितनी एटीपी, 36 एटीपी या 38 एटीपी। अब हम लोग जैसा हम बताए कि शुरुआत में हम लोग कहां से शुरू करेंगे, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन। तो उसमें हम लोग का पहला जो टॉपिक बन रहा है वो बन रहा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, हिंदी बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है भाई, लिखा है सम ऑफ प्रोसेस बाय विच बॉडी ऑब्टेन दो सब्सटेंस विच आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। यानी कि न्यूट्रिशन वो है जिससे कि हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें आवश्यक पदार्थ के रूप में मिले, जिससे हमारा शरीर जो है ग्रोथ करे और डेवलप करे। यानी हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जिस सब्सटेंस की आवश्यकता है उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी कि लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि न्यूट्रिशन बायोकेमिकल प्रोसेस भी है और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी है। यानी आपसे पूछ सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन में कि न्यूट्रिशन किस प्रकार का प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है या बायोकेमिकल प्रोसेस है या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है या बोथ। तो आप क्या लिखेंगे, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो बायोकेमिकल हो गया, फिजिकल प्रोसेस है क्योंकि हम भोजन को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, उसके बाद उसे हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों प्रोसेस मिला करके हम बोलेंगे कि न्यूट्रिशन है। अब हमारा जो फूड है जो कि न्यूट्रिएंट्स है, तो अगर हम फूड खा रहे हैं तो हम क्या खा रहे हैं, फूड में हम ज्यादातर हम क्या खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम जो है फैट खाते हैं, हम जो है विटामिन खाते हैं, यही सब चीज तो खाते हैं। यानी आम बोलचाल की भाषा में हम कहें तो हम ज्यादातर अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे रोटी, चावल, गुड़, गन्ना, केला, सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि मैक्सिमम मात्रा में जो हमारे शरीर में भोजन मिलता है मुझे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो वो ग्लूकोज बनाता है। तो हम अपने सामान्य भाषा में बात करते हैं कि भोजन में हम ग्लूकोज बनाते हैं, जबकि बनाने को तो प्रोटीन टूटेगा तो एमिनो एसिड बनाएगा, फैट टूटेगा तो फैटी एसिड बनाएगा, लेकिन ज्यादातर हम इस्तेमाल कार्बोहाइड्रेट करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे भोजन का जो रिसोर्स है वो जो है ग्लूकोज है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सबसे सिंपलेस्ट फूड क्या है, तो हम बोलेंगे ग्लूकोज, इसको सिंपल शुगर बोलते हैं, है ना। उसमें आ जाए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, है ना, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, काइटिन, डेस्ट्रीन, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट है, हम सबको देखेंगे। और सबसे कॉम्प्लेक्स जो फूड है वो है स्टार्च, जो आलू में पाया जाता है ना, पोटैटो में पाया जाता है। जैसे आलू को आप काटेंगे तो पानी में जो नीचे जाके बैठ जाएगा सफेद सफेद, वो स्टार्च है, हाथ में लग जाएगा सफेद सफेद, वो स्टार्च है ना। आगे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, यानी कंज्यूमिंग फूड, यानी फूड को इनटेक करना, एंड यूटिलाइजिंग इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी भोजन को इनटेक करना या कंज्यूम करना और उसे यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो न्यूट्रिशन को समझ गए। जो टर्म न्यूट्रिशन है वो कम्स फ्रॉम वर्ड न्यूट्रिएंट्स, किससे आया है, न्यूट्रिशन जो टर्म है वो न्यूट्रिएंट से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड, यानी एक विशेष प्रकार का फूड जिसे हम लेंगे उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहेंगे। अब न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिएंट्स में हम क्या क्या ले सकते हैं, न्यूट्रिशन में क्या क्या हो सकता है, तो देखिए लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो रिक्वायर टू मेंटेन द लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो न्यूट्रिएंट्स है वो इसलिए हमें आवश्यक है जिससे हम सरवाइव कर सकें, हमारे शरीर को मेंटेन कर सकें, और ये न्यूट्रिएंट्स जो है ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। और न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, जैसा भी मैं बता रहा था, फैट, प्रोटीन, etc by an organism as well as utilization of these nutrients by the organism। यानी जो ऑर्गेनिजम्स है वो न्यूट्रिशन के रूप में क्या ले सकता है, क्या इनटेक कर सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट ले सकता है, वो प्रोटीन ले सकता है, वो फैट ले सकता है, वो विटामिन ले सकता है, वो मिनरल्स ले सकता है,
है ना। इसके अलावा वाटर्स ले सकता है। तो हम अभी आपको बताए कि न्यूट्रिशन अगर वो कार्बोहाइड्रेट ले रहा है तो उसको तोड़ करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। अगर वो प्रोटीन ले रहा है उसको तोड़ के एमिनो एसिड बनाएगा। अगर वो फैट ले रहा है तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनाएगा। अगर विटामिन ले रहा है, मिनरल्स ले रहा है, ये सभी बॉडी के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट है जो फ्यूल की तरह काम करते हैं, ऐसा मैंने बताया। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो तोड़ के क्या बनाएगा, ग्लूकोज। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, ग्लूकोज। अगर हम न्यूट्रिशन में या न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन लेते हैं तो वो किस में बदलेगा, एमिनो एसिड में। हमारे शरीर में 20 टाइप के एमिनो एसिड हैं, इसमें 10 इसेंशियल है, 10 नॉन इसेंशियल है। इसेंशियल वो है जो हमें फूड से इंटेक करना होता है, नॉन इसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी परफॉर्म करके बनाती है। तो प्रोटीन एमिनो एसिड बनाएगा और लिपिड या फैट कहें तो ये टूटेगा तो बॉडी में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा। इसके अलावा मिनरल्स यानी इसको खनिज बोलते हैं और विटामिन, ये इतनी चीजें हैं जो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आती हैं। यानी ये सब चीजें न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आ रही हैं जो हमें भोजन में लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाया हुआ है। आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हम पूरी बायोलॉजी को फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे, मैक्सिमम फ्लो चार्ट में हम आपको बताएंगे, जिससे आप कंसंट्रेट होकर के बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप समझ सकते हैं और अपने एग्जाम में टीचर्स को बता सकते हैं कि इतने कम टाइम में इतना ज्यादा बढ़िया तरीके से हम आपको एलेबोरेट करके बता सकते हैं। देखिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने बेसिस पे हम न्यूट्रिएंट्स को बांट सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें एनर्जी देते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें मेटाबॉलिक कंट्रोलर का काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी की बात करें तो मुझे कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, लेकिन हम ज्यादा एनर्जी की बात करें तो हमें लिपिड से मिलता है। 1 ग्राम लिपिड से हमें 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है और एक ग्राम ग्लूकोज से हमें 4.2 किलो कैलोरी मिलती है। इसका मतलब कि हमें लिपिड से कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में 2 टाइम्स यानी कि डबल जो है एनर्जी मिल रही है। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी की बात करेंगे तो हमको कहां से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। जैसे हम केला खाएंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट, हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर हम दूध पिएंगे तो हमें वो फैट है वो हमें एनर्जी देगा, ज्यादा देगा कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले, लेकिन वो तुरंत नहीं देगा। तो अगर ज्यादा एनर्जी देने की बात करेगा तो हम बोलेंगे लिपिड, और अगर कहेगा इंस्टेंट एनर्जी कौन देगा तो आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा क्या, ग्लूकोज। यानी 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 1 ग्राम फैट से जो है हमें 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों हमें एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं। दूसरा हम देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, तो हमें चाहिए प्रोटीन। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, हम इसको समझेंगे। प्रोटीन यानी प्रोटीन हमारे लिए बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। हालांकि प्रोटीन से एनर्जी भी मिलती है, लेकिन प्रोटीन का मेन जो पर्पज है वो बॉडी बिल्डिंग है। जबकि अगर हम बात करें प्रोटीन से तो 1 ग्राम अगर प्रोटीन खाते हैं तो हमें 5.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन इसका मेन पर्पज एनर्जी देना नहीं है, उसके साथ जो मेन पर्पज इसका है वो बॉडी बिल्डिंग का है। ठीक है, अगला है मेटाबॉलिक कंट्रोलर। इसमें आते हैं विटामिन, वाटर और मिनरल साल्ट। वाटर ये है, ये विटामिन है, ये मिनरल साल्ट है। ये तीनों को हम बोलते हैं कि बॉडी कंट्रोलर है, यानी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को चलाने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए हमें विटामिन की, वाटर्स की और मिनरल साल्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये भी न्यूट्रिएंट्स ही है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक और कैटेगरी है न्यूट्रिएंट्स की जो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारे भोजन में हम जो भी खाते हैं तो किसी प्लांट को ही खाते हैं, और प्लांट है तो प्लांट किसी सेल का ही बना होगा। अगर सेल है तो सेल में डीएनए आरएनए तो होगा ही। तो वो डीएनए आरएनए हमें इनडायरेक्ट कहां से मिल रहा है, प्लांट से ही मिल रहा है, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये डीएनए आरएनए भी एक जो है न्यूट्रिएंट्स का काम कर रहा है। तो इसके लिए भी डीएनएज आरएनएज नाम के एंजाइम होंगे, इसको तोड़ करके हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जो है। तो ये हो गया, हम एक कैटेगरी बांटे हुए थे कि न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं 9 के बाद 10 देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पीछे हम लोगों ने डिवाइड किया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट,
है ना, इसको लिपिड भी बोलते हैं, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, उन पांचों छह में से वाटर और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स इनको कहा जाता है इनऑर्गेनिक। इसके अलावा जो अदर बचता है, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, फैट, उन सबको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। यानी हम कह सकते हैं कि हम न्यूट्रिएंट्स को, यानी हम न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में कौन आएगा, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, ये दोनों हमारे क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा जो शेष बचते हैं वो कौन से हैं, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, वो है प्रोटीन, वो है फैट, इसको लिपिड भी हम कहते हैं, ये सब, और विटामिन्स, ये सभी क्या है, ऑर्गेनिक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, तो आप यहां से क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। इसके अलावा हम न्यूट्रिएंट्स को फर्दर फिर डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बायोलॉजी में ध्यान रखें, अगर माइक्रो शब्द दिया है इसका मतलब होता है बहुत कम, और अगर मैक्रो दिया है इसका मतलब होता है कम। तो बहुत कम, कम में अंतर है ना, माइक्रो मतलब बहुत कम, मैक्रो मतलब कम, यानी आवश्यकता इसकी बहुत कम है, इसकी आवश्यकता कम है। तो यहाँ पे लिखा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या बल्क न्यूट्रिएंट्स। इसमें कौन कौन आएगा, इसमें आएंगे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, यानी इनकी आवश्यकता हमें कम पड़ती है नेसेसरी है, कम पड़ती है लेकिन पड़ती है। और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी आवश्यकता बहुत कम है, यानी कम मात्रा में ही, कम क्वांटिटी में ही ये अपना रोल परफॉर्म कर देंगे। इसमें कौन आएगा, इसमें विटामिन आएंगे, यानी विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें B1, B2, B3, B5, है ना, B6, B7, B9, B11, B12, ये विटामिन आ जाएंगे। मिनरल्स आ जाएंगे, इसमें आपको आगे हम बताएंगे कि मिनरल्स भी दो कैटेगरी के होंगे, ठीक है। फिर इसमें न्यूक्लिक एसिड आ जाएंगे, तो ये हमें बहुत कम इनकी आवश्यकता है। तो हम कई तरीके से हम लोग न्यूट्रिएंट्स को बांट रहे हैं। आगे देखते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो हम जो है कक्षा 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन का मोड होगा वो दो होगा, या तो प्लांट ऑटोट्रॉफिक होंगे या तो एनिमल हेटरोट्रॉफिक होंगे। क्योंकि हम लोग यही जानते हैं, जैसे यूग्लिना है, तो यूग्लिना एक एनिमल है लेकिन ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है, यानी कि इसके अंदर जो है क्लोरोफिल है। ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल और प्लांट। लेकिन जनरली हम बात करते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक या प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनको हम बोलते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक है या प्रोड्यूसर है, यानी सनलाइट में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो CO2 और वाटर को लेकर के वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं। इसमें जो है हम देखें अगर, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफी का मतलब है न्यूट्रिशन, यानी सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी अपने लिए खुद न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन इसमें यूज सनलाइट का करते हैं, CO2 का, वाटर का करते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस से करते हैं। एग्जाम्पल में कौन हो सकता है, तो इजी मतलब एग्जाम्पल में ग्रीन प्लांट, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, है ना, जो क्लोरोफिल रखते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल है वही ये काम परफॉर्म करेंगे, यानी फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी वो प्रोड्यूसर कहे जाएंगे। और जो हेट्रोट्रॉप्स है जिनको हम कंज्यूमर बोलते हैं, जैसे हम लोग को बोला जाता है कंज्यूमर, तो हम लोग कंज्यूमर ही हैं। मतलब हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर्स, यानी किसी दूसरे से भोजन हम ले रहे हैं। और ट्रॉफी मतलब न्यूट्रिशन, वही बात जो यहाँ लिखी हुई है, यानी कि ये न्यूट्रिशन किससे लेंगे, अदर्स जीव से लेंगे, अदर प्लांट से लेंगे, यानी इनका भोजन लेने का तरीका क्या होगा, किसी अदर प्लांट से ही भोजन लेंगे। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल में कौन आता है, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, जिसमें ईस्ट कह सकते हैं, इसको हम सैक्रोमाइसीज भी बोलते हैं। तो ये लोग देखें अगर, तो न्यूट्रिशन के दो मोड हो गए, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो भोजन अपना स्वयं बनाएंगे, हेटरोट्रॉफिक जो अपना भोजन किसी दूसरे से लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग हेटरोट्रॉफिक, यानी ऑटोट्रॉफिक तो समझ गए कि प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, उनके ग्रीन पार्ट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब देखते हैं हेटरोट्रॉफिक जो होते हैं, यानी कि जो परपोषी, यानी कि जो अपना भोजन किसी दूसरे से लेते हैं, यानी प्लांट से लेते हैं। तो वो फिर हेटरोट्रॉफिक जो है वो, उनको हमने फिर एक फ्लो चार्ट के माध्यम समझाया है कि हेटरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पे आपको 4 तरह से हमने बांटा हुआ है। एक है सेप्रोफिटिक,
सी यहाँ लिखा गया है सेप्रोफिटिक, या इनको कह सकते हैं सेप्रोफाइट, दूसरा पैरासाइट, तीसरा होलोजोइक, चौथा इंसेक्टिवोरस, कीटो खाने वाले। अब यहाँ पे सेप्रोफिटिक का मतलब कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि ये ऐसे जीव होंगे जो अपना भोजन डेड एंड डिकेइंग पार्ट से लेंगे, है ना। इसमें कौन आएगा, तो हम सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसका मानते हैं कि फंजाई, जिसको आप फंगी भी बोलते हैं। फंगी में कौन, जैसे ईस्ट हो गया, मशरूम यानी एगरिकस हो गया, बहुत सारे बैक्टीरियाज हो गए, एगरिकस हो गया, है ना, राइजोपस हो गया, ये सब जो है फंजाई के कैटेगरी है। ये सभी क्या है, सेप्रोफिटिक है ना, क्योंकि सेप्रो मतलब ही होता है रूटेन, यानी कि यहां से प्राप्त करते हैं, यानी सड़े गले ऑर्गेनिक कंपोनेंट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये भोजन वहां से प्राप्त करते हैं, यानी हेटेरोट्रॉप्स है ये। दूसरा है पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब इसमें हम इसको इस तरह समझें कि एक को प्लस लिखेंगे, एक को माइनस, यानी कि जो जीव जिस पर पैरासाइट रहेगा उसको नुकसान पहुंचाएगा और खुद को फायदा लेगा। तो अगर फायदा ले रहा है तो प्लस, घाटा जिसका हो रहा है वो माइनस, यानी इसको प्लस माइनस से जो है डिनोट करेंगे। अब ये पैरासिटिक जो है दो टाइप के हो सकता है कि ये एनिमल हो सकता है कि ये प्लांट हो। पहले हम एनिमल को देखते हैं, प्लांट को दूसरे स्लाइड में देखेंगे। एनिमल में देखें तो जैसे प्लाज्मोडियम है, अब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, है ना, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये सभी जो है प्लाज्मोडियम की स्पीसीज हैं, जिनसे में क्या होता है, मलेरिया होता है, जिसको कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है इसको ट्रांसमिट करती है। यानी कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोवन है। प्लाज्मोडियम एक जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, एंटमीबा, है ना, उसी तरह उसी में प्लाज्मोडियम भी एक स्पीसीज है, एक जीनस है, जिसके बहुत सारे स्पीसीज हैं, जैसे मैंने बताया कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, है ना, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये सभी जातियां, इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक हैं वो प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, जिनसे बहुत तगड़ा जो है मलेरिया होता है। और इसको जो है कौन ट्रांसमिट करता है, तो हम कहेंगे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ट्रांसमिट करती है। और देखें जैसे राउंडवर, राउंडवर मतलब जिसको गोल कृमि आप बोलते हैं, जिसको कि फाइलम में कहें, जिसको हम कहते हैं एस क्लेमेंथीज। एस क्लेमेंथीज संघ का ये जीव है, जिसको हम एस्केरिस इसमें आता है, एस्केरिस आता है, जिसे रोग होता है एस्केरियसिस। अगला हम लोग देख रहे हैं टेप वर्म, जिसको हम बोलते हैं प्लेटी हेलमिंथीज या टेप वर्म बोलते हैं इसको। इसमें आता है टीनिया, एक जीनस है टीनिया, है ना, तो टीनिया, इससे बीमारी होती है टीनियसिस। अगला है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि प्लाज्मोडियम की ही फाइलम का है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जिसे डिसेंट्री काज होता है। एंटमीबा जिंजिवेलिस, ये क्या है भाई, एंटअमोइबा, क्या पढ़ते हैं, एंटमीबा, है ना, एंटमीबा। एक होता है ऐसे लिखते हैं ई कोलाई, तो ये इस्टीरिसिया कोलाई है, ये एक बैक्टीरिया है। और यहाँ पे इंटमीबा हिस्टोलिटिका है, यानी इस ई का मतलब एंटमीबा, इस ई का मतलब इस्टीरिसिया कोलाई। ये एक प्रोटोजोवन है और ये एक बैक्टीरिया है, दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ एंटमीबा हिस्टोलिटिका से डिसेंट्री काज होता है, और एंटमीबा जिंजिवेलिस हमको पैरिया कहा जाए, यानी मसूड़े दांतों में जो है वो खून आना, है ना, दर्द होना, कैविटी हो जाना, ये जो है एंटमीबा जिंजिवेलिस से काज होता है। ठीक है, ये प्रोटोजोवन है, ये भी प्रोटोजोवन है, ये भी प्रोटोजोवन है, ये भी प्रोटोजोवन है, ये एस्क्लेमेंथीज है, ये प्लेटेलमेंथीज। यहाँ पे देखें। अब इसका अगला पार्ट, प्लांट में कौन कौन पैरासाइट हो सकते हैं, इसको हम अगले स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्लांट में हो सकता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, है ना, यानी जो प्लांट हैं, प्लांट में जो पैरासाइट हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, इसको यहाँ देखिए। या तो हो सकता है कि वो टोटल पैरासाइट हो, जिसको ऑब्लिगेट भी बोलते हैं, या फिर पार्शियल पैरासाइट हो, यानी कि पूरी तरीके से वो क्या हो, पैरासाइट हो, पूरा भोजन पूरा रोग उसी को फैला रहा है टोटली। लेकिन यह हो सकता है पार्शियली हो, पार्शियली हो। अब टोटल में भी दो, टोटल में भी दो हो सकता है कि वो पैरासाइट कहाँ हो, स्टेम पे पैरासाइट हो सकता है कि वो स्टेम पे पैरासाइट हो सकता है वो रूट पे पैरासाइट हो। अगर हम बात करें कि टोटल स्टेम पैरासाइट, इसमें एग्जांपल पूछेगा आपसे कसकुटा, क्या बताएंगे, कसकुटा। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि टोटल स्टेम पैरासाइट का एग्जांपल है, तो आप बताएंगे कसकुटा। टोटल रूट पैरासाइट का, टोटल टी यहाँ है, टोटल रूट पैरासाइट का एग्जांपल क्या है, तो आप बताएंगे रेफ्लेसिया, जिसका कि सबसे बड़ा फ्लावर होता है, 4 से 5 किलो का फूल उसका होता है, यानी अर्थ पे सबसे बड़ा फूल किसका है, रेफ्लेसिया का।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्शियल पैरासाइट में पार्शियल स्टेम पैरासाइट, जैसे यहाँ पे था टोटल स्टेम पैरासाइट तो यहाँ पे पार्शियल स्टेम पैरासाइट, यहाँ पे टोटल रूट पैरासाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्शियल, यहाँ पी लिख देते हैं, पार्शियल रूट पैरासाइट। तो अगर पार्शियल स्टेम पैरासाइट बोलेंगे तो विस्कम, लोरेंथस, ये सब एग्जांपल आ जाएगा। और अगर हम पार्शियल रूट पैरासाइट का बात करेंगे तो सेंटेलम, जिसको आप चंदन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि कौन से टोटल पैरासाइट है स्टेम पे, कौन से टोटल पैरासाइट है रूट पे, कौन से टोटल पार्शियल पैरासाइट है स्टेम पे, कौन पार्शियल पैरासाइट है रूट पर। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। अब जब हम पिछले स्लाइड पे थे तो हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे देख रहे थे कि जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये होलोजोइक भी है और इंसेक्टिवोरस भी है। इसी को हम समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी होलोजोइक का मतलब कि मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, यानी जैसा है सॉलिड फूड वैसा ही खा लेना, यानी इंजेक्शन ऑफ फूड। जैसे ह्यूमन, मोस्ट ऑफ एनिमल ऐसा ही करते हैं, जो भोजन है उसको खा लेते हैं, अंदर जाके डाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़े जाते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ेंगे, प्रोटीन को जो है एमिनो एसिड में तोड़ेंगे, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ेंगे, तो सेम वही प्रोसेस होगा। ये होलोजोइक हो गया। आगे बढ़े, इंसेक्टिवोरस पे आते हैं। अगला स्लाइड होगा हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन 100% आने की संभावना है, या यूं कहिए 100% आएगा। जैसे क्या आपसे पूछेगा, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट का नाम पूछेगा, इनका बोलेगा कि इनका एक दूसरा नाम क्या है। जैसे पहले आप समझे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के वजह से वो कीटों को ट्रैप करते हैं, कीटों को पकड़ते हैं, क्योंकि कीटों को वो खाएंगे, ट्रैप करके पकड़ के खाएंगे। उन कीटों में नाइट्रोजन होगा, जो आर्थ्रोपोडा फाइलम के हैं, उन नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए जो है वो कीटों को खाते हैं। जैसे कौन से हैं ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्टिवोरस हैं, जैसे ड्रोसेरा, डायनिया, नेफेंथी, यूट्रिकुलेरिया, है ना, ये सब प्लांट हैं जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब आपसे यहाँ पे सवाल ये पूछेगा कि सन ड्यू प्लांट किसे बोलते हैं, तो आप बताएंगे ड्रोसेरा को। आपसे पूछेगा कि वीनस फ्लाई या ट्रैप किसको बोलेंगे, आप बोलेंगे डायनिया को। आपसे पूछेगा पीचर प्लांट किसको बोलेंगे, आप बोलेंगे नेफेंथीज को। आपसे पूछेगा ब्लडर वर्ड किसको बोलते हैं, आप बोलेंगे यूट्रिकुलेरिया को। तो यानी यहाँ पे आप इंसेक्टिवोरस प्लांट के नेम याद रखेंगे और इनके जो है जो दूसरे नाम है, जिस नाम से फेमस है ये, उसको याद रखें। यहाँ पे क्या होता है, जैसे पीचर, नेफेंथीज पीचर, यानी कि ये इसकी पत्तियां घड़े आकार की बनावट की हो जाती है, और इसमें कोई कीट इनके जो है कोरोला यानी कि जो रंगीन होता है पार्ट, उसको देख करके आता है तो वो उसपे चिपक जाता है और वो ढक्कन की तरह से बंद कर लेता है। घड़े की तरह है तो ऊपर ढक्कन केतली की तरह बंद कर लेता है, और उसमें कोई इंसेक्ट जो है ट्रैप फंस जाता है, और उसको वो उसके अंदर कुछ हाइड्रोटिक एंजाइम पाए जाते हैं, तो उनको डाइजेस्ट कर लेता है, उनको वहां से नाइट्रोजन लेकर के फिर उनको जो है वापस छोड़ देता है, उस जमीन पे गिर जाते हैं। इस तरीके से सारे में बनावट इस तरह से है कि वो जो है नाइट्रोजन को खा सकते हैं एनिमल से, तो इंसेक्ट को ही तो खा रहे हैं, ये प्लांट इंसेक्ट को ही खा रहे हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट करके यहाँ पे। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि न्यूट्रिशन कितने टाइप के हो सकते हैं, न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक क्या है, हेटेरोट्रॉफिक क्या है। अब हम लोग देखते हैं फीडिंग हैबिट्स क्या है, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से, जो प्लांट है वो किस तरीके से फूड को खा रहे हैं। तो इसे देखिए, पहला लिखा है होलोजोइक। होलोजोइक मतलब कंप्लीटली फीड ऑन एनिमल, यानी कि जो एनिमल को कंप्लीटली खा ले, जैसा है वैसा खा ले, उसको बोलेंगे होलोजोइक। होलोफिटिक, फिटिक शब्द आते ही हम समझ लेंगे प्लांट, यानी कि क्या करेगा, फीड ऑन प्लांट, जो प्लांट को खाएगा वो होलोफिटिक, जो एनिमल को खाएगा वो होलोजोइक। मिक्सोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक मतलब जो एनिमल और प्लांट दोनों को खाएगा, मतलब वो ऑटोट्रॉफ्स भी होगा और हेटेरोट्रॉफ्स भी होगा, जैसे यूग्लिना अभी मैं बता रहा था आपको। पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब कि वो किसी एनिमल पे या किसी प्लांट पे वो डिपेंडेंट रहेगा और होस्ट के रूप में उसको इस्तेमाल करेगा, उससे भोजन लेगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा, हार्म पहुंचाएगा, डिजीज काज करेगा, उनको हम बोलेंगे पैरासिटिक, है ना। वोरेशियस, वोरेशियस मतलब एक्सेस फीडर, एक्सेस फीडर यानी कि आवश्यकता से ज्यादा खा लेना, जैसे डॉल्फिन,
डॉल्फिन को अंदाज नहीं मिलता कितना खाना है, वो बहुत ज्यादा खा लेती है। तो अगर आपसे पूछेगा कि डॉल्फिन किस प्रकार का जो है फीडिंग हैबिट रखता है, तो आप बोलेंगे वोरेसियस। क्या बताएंगे? वोरेसियस। और आगे बढ़ते हैं, लार्विवोरस। लार्विवोरस मीन्स यानी कि जो लार्वा को फीड करता है, जैसे गैम्बुसिया। गैम्बुसिया नाम की मछली है, लार्विवोरस। गैम्बुसिया नाम की मॉस्किटो है ना, गैम्बुसिया फिश ईट मॉस्किटो लार्वा। गैम्बुसिया फिश मॉस्किटो के लार्वा खाती है, यानी फीड्स अपॉन लार्वा, जिसको बोलेंगे लार्विवोरस। इंसेक्टिवोरस यानी फीड अपॉन इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाए, जैसे लिजार्ड। सैंगिवोरस यानी कि जो ब्लड सक करता है, जैसे लीच, है ना, हिरुडिनेरिया जिसको बोलते हैं आप, है ना, एनलिडा संघ का जो है जीव है लीच, जिसको हिंदी में आप कॉमन भाषा में जोक कहते हैं, लीच। एनोफिलीज, है ना, एनाफिलीज फीमेल, मादा एनाफिलीज को बोलते हैं फीमेल एनाफिलीज, जो ब्लड को सक करेगा, प्लाज्मोडियम के साथ रहेगा और मलेरिया काज करेगा, है ना। डेट्राइटस फीडर यानी फीड अपॉन डेड एंड डेकिंग ऑर्गेनिक मैटर, डेट्राइटस। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं डिकम्पोजर और एक हो सकते हैं सेप्रोफिटिक। डिकम्पोजर का मतलब कि जैसा है उसको मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर पूरी तरीके से डिकम्पोज करके समाप्त कर दें। इनमें कौन आएंगे? बैक्टीरिया और फंजाई, जो ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, यानी ये साफ सफाई कर रहे हैं, है ना। दूसरा है सेप्रोफिटिक, जैसे अर्थवर्म। अगला हैबिट्स है कैनाबेलिज्म। कैनाबेलिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे लिखा है ईटिंग ऑन ओन स्पीसीज, यानी अपने ही स्पीसीज को खा लेना ही क्या कहा जाता है? कैनाबिलिस, है ना। जिसमें कौन आ सकता है? स्नेक और स्कॉर्पियन, ये अपने ही स्पीसीज को खा लेते हैं। कमाल की बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे और फीडिंग हैबिट्स और देखते हैं। आगे देखते हैं कि कैप्रोफेगस यानी ईट्स ऑन ओन फीकल या सूडोरुमिनस बोलते हैं, यानी अपने ही फीकल मैटर को दोबारा खा लेना, जैसे रैबिट। यानी रैबिट में एक बार डाइजेशन नहीं हो पाता है, वो अपने फीकल मैटर को दोबारा खा लेता है, यानी फिर डाइजेशन होता है, तब जाकर उसको न्यूट्रिशन मिलता है। आगे लिखा हुआ है फिल्टर फीडर, यानी कि भोजन को फिल्टर करके खा रहा है, छान के खा रहा है, अपने हिसाब से खा रहा है, छोटा वाला भोजन खा रहा है, बड़ा वाला नहीं ले रहा है ना, छन्नी की तरह काम कर रहा है। ये पैरामीशियम पाया जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं ये पैरामीशियम है, ये अगर हम पैरामीशियम को बना दें, अगर इसमें सीलिया पाई जाती है। क्या पाया जाता है भाई? सीलिया पाया जाता है। इसमें दो न्यूक्लियस पाया जाते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है, माइक्रो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। और हम इसमें पढ़ते हैं कि इसमें जो है साइटोफेज पाया जाता है, जो फिल्टर फीडर का काम करता है। ये काम जो है स्पॉन्जेस में भी होता है, यूनियो में भी होता है। स्पॉन्जेस मतलब पोरीफोरा, यूनियो मतलब मोलस्का, पैरामीशियम मतलब प्रोटोजोआ। इस फाइलम के ये जो है स्पीसीज है। अगला है कार्निवोरस, ये जो मांस को खाते हैं। हर्बीवोरस जो प्लांट को खाते हैं। ओमनीवोरस जो सबको खाते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया, कुल 15 टाइप के हमने बता दिया कि फीडिंग हैबिट क्या होनी चाहिए, यानी फीडिंग हैबिट क्या क्या है। हमने लार्विवोरस, कैप्रोफेगस, फिल्टर फीडर, है ना, होलोफिटिक, मिक्सोट्रॉफिक, है ना, ये हमने बहुत सारा देखा। अब हम लोग, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस न्यूट्रिशन वाले पार्ट में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको कवर करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला हेडिंग जो बनता है, जो सबसे पहला मेरा टॉपिक होगा, वो कार्बोहाइड्रेट्स होगा। आपसे परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स ही छोटे मॉलिक्यूल में जब टूटेंगे बॉडी के अंदर, तो वो ग्लूकोज बनाएंगे। यानी हम जो ग्लूकोज मिलता है वो कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम जनरली बोलचाल की भाषा में शुगर बोलते हैं। जैसे घर में चीनी है, वो शुगर है, हम शुगर बोल देते हैं उसको। जैसे बोलते हैं उनको शुगर है, यानी कि डायबिटीज है, मधुमेह है, यानी कि शुगर मतलब चीनी उन्हें कम खाना है, तो हम इसको शुगर बोलेंगे। इसको हम सैकराइड्स बोलेंगे। ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं, जिनमें इनका अनुपात 1:2:1 होता है। यानी इसका अनुपात 1, इसका 2, इसका 1। इसका फार्मूला होता है CnH2nOn या CnH2O का होल एन, यहाँ पे लिखा हुआ भी है CnH2nOn या CnH2O का होल एन, या फिर हम कह सकते हैं CH2O का होल एन कह सकते हैं। यानी ये तीनों फार्मूले हैं। अगर इसको हम एग्जांपल से आपको समझाएं, इसी को जैसे मैं यहाँ लिखूं CnH2nOn, यहाँ
जो n है वो कार्बन मॉलिक्यूल की संख्या है, तो मान लीजिए n का मान हम 6 रख देते हैं, तो C6H, यहाँ 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 12 O लिखेंगे या 6 लिखेंगे, C6H12O6, ये किसका फार्मूला हो गया? ग्लूकोज का हो गया, ये ग्लूकोज का फार्मूला हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है वो CnH2n और ON होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्रीक भाषा सेक्रॉन से बना है। किससे बना है? ग्रीक भाषा सेक्रॉन से बना है। और ये डिजॉल्व इन फूड, यानी कि ये हमारे भोजन में डिजॉल्व हो जाएगा, जैसे शुगर है नॉन डिजॉल्व लाइक स्टार्च फॉर्म, यानी कि अगर भोजन में घुल जा रहा है तो हम शुगर कहेंगे, और अगर भोजन में नहीं डिजॉल्व हो रहा है तो उसको हम स्टार्च कहेंगे, जो कि पोटैटो में पाया जा सकता है। अभी हमने बात कर रहे थे हम लोग। 1 ग्राम ग्लूकोज खाएंगे हमको 4.2 किलो कैलोरी मिलेगी, और कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनाएगा। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन प्लांट ऑन अर्थ, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में हमारे प्लेनेट पे, हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं जो है, और इनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या कह रहा है ये? जैसे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज है, इनके बीच जो बॉन्ड बनेंगे वो कौन से ब्रांच बनेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे। आपसे पूछ सकता है कि ग्लूकोज में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है या कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिससे ग्लूकोज जिससे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आराम से इजीली याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहां पे हम ये देख पा रहे हैं, फिर फ्लो चार्ट की बात आ गई यहाँ पे, कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को हमने डिवाइड किया है, तो कार्बोहाइड्रेट को देखें तो मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड, इसी को बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। उधर लिखा गया है, इधर है ये ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड है उसमें हम कहते हैं, एग्जांपल, आपसे एग्जांपल पूछा जाता है, जैसे फ्रुक्टोज, जिसको हम फ्रूट शुगर बोलते हैं। पेंटोज, पेंटोज में भी अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर, और अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसका फार्मूला होता है C5H10O5, और इसका फार्मूला होता है C5H10O4। दोनों में ये अंतर है। इसमें आता है ग्लूकोज, जिसको हम ब्लड शुगर या ग्रेप शुगर बोलते हैं। इसमें आता है गैलेक्टोज, जिसे हम ब्रेन शुगर बोलते हैं, ये आर है, इसे ब्रेन शुगर बोलते हैं। तो ये किसके पार्ट है भाई? ये मोनोसैकेराइड के पार्ट है। किसके पार्ट है ये? मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में कौन आया भाई? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, गैलेक्टोज और पेंटोज। पेंटोज में भी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अब हम आते हैं डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड पे। इसमें हम देखते हैं एग्जांपल क्या है? माल्टोज, जिसको कि माल्ट शुगर बोलते हैं। लैक्टोज, इसको मिल्क शुगर बोलते हैं, मिल्क पाया जाता है। सुक्रोज, इसे कैन या किचन या टेबल शुगर बोलते हैं। जो घर में हम चीनी खाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। जिसे कैन यानी किचन या कैन शुगर, या इसी को हम टेबल शुगर बोलते हैं। जो घर में टेबल पे चीनी रखा है वो क्या है? सुक्रोज है। ये तो हो गया एक डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा है पॉलीसैकेराइड, जिसमें आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, काइटिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, है ना, पैक्टिन, हाइलोनिक एसिड। इतने टाइप के जो नाम यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे लिखा है स्टार्च, आलू में पाया जाता है। जैसे ये ग्लाइकोजन है, तो हम लोग के अंदर जब ग्लूकोज ज्यादा एक्सेस बन जाता है तो लीवर के अंदर वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। अगला है इनुलिन, जिसको हम डहलिया स्टार्च बोलते हैं। काइटिन, काइटिन क्या है? जैसे फंगस है, उनकी जो बॉडी है वो काइटिन की बनी है। जो आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आते हैं वो काइटिन के बने होते हैं, ये काइटिन वही है। सेलुलोज, लकड़ियों में सेलुलोज पाया जाता है। हेमिसेलुलोज, यहाँ लिखा है हेमिसेलुलोज। पैक्टिन, पैक्टिन जिसे प्लांट सीमेंट बोलते हैं। पैक्टिन क्या बोलते हैं भाई? प्लांट सीमेंट। क्यों प्लांट सीमेंट बोलते हैं इसको? क्योंकि एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है, ये दोनों सेल को जोड़ने के लिए पैक्टिन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पैक्टिन को प्लांट सीमेंट कहा जाता है। हाइलुरोनिक एसिड, जिसे एनिमल सीमेंट कहा जाता है। अगर ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल राउंड होता है, इनके बीच जोड़ने के लिए क्या पाया जाता है? हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। और प्लांट में जो है पैक्टिन पाया जाता है। तो प्लांट को जो है बोलेंगे, पैक्टिन को बोलेंगे प्लांट सीमेंट और हाइलुरोनिक एसिड बोलेंगे एनिमल सीमेंट।
तो ये क्या हो गया भाई, आपसे पूछेगा मोनोसेकेराइड कौन कौन से हैं, तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। आपसे पूछेगा ओलिगोडाइसेकेराइड कौन है, तो माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। सुक्रोज को क्या बोलेंगे, कैन या टेबल शुगर। माल्टोज को क्या बोलेंगे, माल्ट शुगर। लैक्टोज को क्या बोलेंगे, मिल्क शुगर। इधर इसमें पैक्टिन को क्या बोलेंगे, प्लांट सीमेंट। हेलोनिक क्या बोलेंगे, एनिमल सीमेंट। आगे बढ़ते हैं, ये 3 टाइप हो गए किसके। यहाँ पे देखिए एक ग्लूकोज का फार्मूला बनाया गया है, आपको एग्जाम में ग्लूकोज का फार्मूला बनाने के लिए वो बनाता है। जैसे अभी हमने बताया कि CnH2nOn, ये फार्मूला का वर्ड होगा। इसमें जो है n है वो कार्बन मॉलिक्यूल की संख्या है, तो अगर n का मान 6 रखते हैं तो यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ पे 6 दूनी 12 रखेंगे, यहाँ पे फिर 6 रखेंगे, यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ देखिए ये फार्मूला है, CHO ग्रुप है, CH2OH ग्रुप है। एक साइड H अगर होगा तो उसके ठीक नीचे OH होगा, एक लगातार, उसके नीचे जो है H होगा, उसके अपोजिट साइड में OH हो जाएगा। ये ग्लूकोज का फार्मूला आपसे बनाने के लिए पूछता है, आप इसको बना देंगे। अब यहाँ पे जो हेडिंग है वो छूट गई है, यहाँ पे जो मेन हेडिंग होनी चाहिए वो है प्रोटीन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट, उसमें हमने क्या पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट जो है 3 टाइप के हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, जिसको ओलिगो भी बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड, उसमें हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, है ना, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, डेस्टिन, है ना, इनुलिन, ये सारा चीजें हम लोगों ने कवर किया जो आपके आवश्यकता के हिसाब से सफिशिएंट है। अब हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन को खोजने वाले कौन थे, है ना, बर्जिलियस और मुल्डर ने खोजा था। प्रोटीन एक ग्रीक भाषा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट सेक्रॉन से बना था, वैसे ही प्रोटीन शब्द प्रोटियोज से बना है, जिसका मतलब होता है फॉरमोस्ट या फर्स्ट, यानी सबसे पहले, यानी शरीर को सबसे पहले क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। जैसे हम जब सबसे छोटे थे तो हमें सबसे पहले क्या पिलाया गया, दाल का पानी। दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, तो उसमें प्रोटीन पर सबसे पहले वही चाहिए हमको। और ये किसके हैं, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि प्रोटीन किसके बने हैं, ढेर सारे एमिनो एसिड मिलते हैं, ढेर सारे एमिनो एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो अगर हमने आपसे कहा कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध पाया जाता है, तो आपने कहा कि जी से ग्लूकोज और जी से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर प्रोटीन में पूछा कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो पी से प्रोटीन और पी से पेप्टाइड बॉन्ड। तो एमिनो एसिड के बीच कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, यानी प्रोटीन के बीच कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, और कार्बोहाइड्रेट के बीच कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, याद रखेंगे। वहां पे हमने बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं, जिनका अनुपात 1:2:1 होता है। यहाँ भी ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन के बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका अनुपात 1:2:1 का नहीं होता है प्रोटीन के केस में, कार्बोहाइड्रेट केस में ऐसा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम प्रोटीन को तोड़े तो क्या, प्रोटीन आगे चल के पेप्टोन्स, ये आगे चल के प्रोटियोजेज, और ये आगे चल के डाइपेप्टाइड्स बनाएगा। यानी कि जो प्रोटीन है वो अल्टीमेटली एमिनो एसिड बनाएगा, जो हमारे शरीर के लिए इसेंशियल भी हो सकता है, नॉन इसेंशियल भी हो सकता है। अगर इसेंशियल मतलब 10 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो इसेंशियल हैं, जो हमें बॉडी नहीं बनाएगी, हमें फूड से कंज्यूम करना होगा, और नॉन इसेंशियल वो हैं जो हमारे बॉडी में बनेंगे। हालांकि आगे आपको बताएंगे हम कि 8 ही हैं, लेकिन अभी आप 10 समझिए। एमिनो एसिड भी किसके बने होते हैं, एमिनो एसिड भी जो है, एमिनो एसिड जो है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के बने होते हैं। और ये क्या है, मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन, मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। जैसे अगर हम इसको इस तरह से समझाएं अगर, तो हम जैसे मेथेन लिखते हैं CH4, तो कहते हैं बीच में कार्बन है और चारों तरफ क्या है, 4 हाइड्रोजन लगा है, यानी कार्बन की बैलेंसी पूरी है। तो वही बात तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे ग्रुप जुड़ गया, क्या, यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ गया, इसके दूसरी साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ गया, और एक H है और एक R वेरिएबल है, तो इसी को हम बोलेंगे एमिनो एसिड। यही ढेर सारे एमिनो एसिड मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। इस बात को ऐसे समझिए, जैसे मैं यहाँ पे बना दूं NH2CCOOH, इधर R लगा दें, यहाँ पे H लगा दें, इधर हम बना दें, इसको इस तरह से लिखें HOOC, वही CNH2, ऊपर लिख देते हैं R वेरिएबल ग्रुप, इधर H लगा देते हैं। तो इसमें हम क्या निकाल देते हैं, HO यहां से और H यहां से, तो क्या निकल गया, वाटर निकल गया, वाटर निकल गया।
तो ये क्या हो गया, ये इस तरह सीरीज में ये एक एमिनो एसिड बन रहा है और कम से कम 50 से ज्यादा एमिनो एसिड, मिनिमम 51, 50 मतलब 51, कम से कम 51 एमिनो एसिड बनेंगे तब जाके एक प्रोटीन बनेगा, तब जाके एक प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पे 51 एमिनो एसिड का कौन सा प्रोटीन बना है, आप कमेंट में बताएंगे कि कौन से प्रोटीन में 51 एमिनो एसिड होता है, ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोटीन के, तो बोलेंगे कलरलेस है, मीठा है, स्वेट, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या है, सॉल्युबल है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, और मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, हमारे शरीर में क्या बनाता है भाई, एसिड बेस को बैलेंस करता है। और इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैंने अभी ऊपर ही बताया, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ एमिनो एसिड्स यहाँ लिखे हुए हैं और उनके जो है कंपोजिशन लिखे हुए हैं, उनके कोई डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, उनके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। इसको हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एमिनो एसिड को जो अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो कितने टाइप के प्रोटीन मिलते हैं, सिंपल, कंजुगेटेड, डेराइव्ड, ये सब। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, आप कमेंट बताइए हमें, फिर इसको अगले स्लाइड में हम जो है, अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।